आज देखेंगे साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो ग्रुप डी प्रीवियस ईयर में 2022 के शिफ्ट में पूछा गया है। ये आने वाले एग्जाम एनटीपीसी के लिए और ग्रुप डी के लिए और बिहार एसएससी के लिए महत्वपूर्ण होगा, जहाँ भी साइंस का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। रेडॉक्स अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया को कहलाता है जिसमें ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों अभिक्रिया मौजूद है। जैसे कि देखेंगे ZnO से Z बना तो इसमें ऑक्सीजन हटा तो ये अवकरण अभिक्रिया हो, और C से O जुटा तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो। इसी प्रकार MnO को देख सकते हैं, इससे उसी प्रकार O निकलता है, ये अपकरण अभिक्रिया हुआ, इसमें जुटता है तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ। तीसरा नंबर में भी ये रेडॉक्स अभिक्रिया होगा, लेकिन चौथा नंबर द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ये इसमें विस्थापित हो गया है NO3 और Cl, AgCl और NaNO3 बन गया है, तो इसका चौथा नंबर आंसर होगा। ये रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होगा, बी नंबर इसका आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितना होता है? 3, 1, 4, 2। कार्बन की परमाणु संख्या 6, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 4, तो इसकी 2 कक्षा हुआ तो 2 ही कोष होगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न, साइक्लोहेक्सेन में डैश सी बॉन्ड सी बंधन और डैश सी बॉन्ड एच बंधन होते हैं, और इस प्रकार कुल डैश सहसंयोजी बंधन होते हैं। तो साइक्लोहेक्सेन का सूत्र C6H12 होगा, C6H12। इसकी संरचना अगर बनाया जाए कार्बन के पास 4 बॉन्ड होता है, एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2 इधर, 1 इधर, 3, 1 इधर, 4। इसमें भी दिखाया 1, 2, 3, 4, 1, 2 और 2, 4, और इधर भी 1, 2 इधर हो गया और 2, 4, 2, 3, 4। हर एक के पास 4 ही बॉन्ड पाया जाएगा। अब हर जगह हाइड्रोजन को स्थापित कर देंगे, तो इस प्रकार हमें देखने को मिलेगा कि C और C मतलब कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्डों की संख्या टोटल 6 निकल के आता है, और C और H के बीच बॉन्डों की संख्या टोटल 12 निकल के आता है। तो इसका आंसर जो होगा तो 6 और 12 होगा। 6 इसका 6 हो जाएगा और इसका 12 हो जाएगा, और कुल हो जाएगा 18, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे। एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी, इसकी फोकस दूरी एफ के पदों में डैश के बराबर होगा। तो गोलीय दर्पण किसी भी प्रकार अगर बना ले अवतल दर्पण, ध्रुव यहाँ है और वक्ता केंद्र यहाँ है, और इन दोनों के बीच की दूरी एफ हो, तो ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी इसकी फोकस दूरी के पदों के रूप में डैश होगा। तो यहाँ से यहाँ तक के दूरी का आधा एफ की स्थिति है। तो एक एफ और एक एफ, 2 एफ को अगर जोड़ा जाए तो जाकर के ध्रुव से लेकर के वक्ता केंद्र तक की दूरी प्राप्त होगा, तो इसका आंसर सी होगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। 5वां नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित चित्रों में 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 का I और V विद्युत धारा और वोल्ट का ग्राफ, विभवांतर का ग्राफ दर्शाया गया। दिए गए विकल्पों में से कौन सा R1, R2, R3 के बीच के सही संबंधों को दर्शाता है? तो I का ग्राफ ऊपर है y एक्सिस पे, ये x एक्सिस पे है। इसमें R3, R1 और R2 को देखें, R3 को देखें तो इसका I का मात्रा सबसे ज़्यादा है, और R1 को देखें तो इससे थोड़ा सा कम है I का मान, मतलब धारा का मान, और R2 को देखा जाए तो सबसे कम है I का मान। और RIV में अगर संबंध देखा जाए तो प्रतिरोध बराबर V बाय I होता है, V बाय I होता है। तो I का मान जितना ज़्यादा रहेगा तो R का मान वहाँ उतना ही कम हो जाएगा, I का मान कम रहेगा तो R का मान ज़्यादा हो जाएगा। और अगर V को देखा जाए तो V का मान सबसे ज़्यादा R2 का ही है, V को देखा जाए, और कहीं ना कहीं इससे थोड़ा सा कम R3 का है। तो इससे ये पता चल रहा है कि अगर V को लगभग एक ही समझा जाए कि V का मान सबका ठीक ठाक ही है, तो I के मान में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो R3 का मान R3 का प्रतिरोध सबसे कम निकलेगा क्योंकि उसका I का मान ज़्यादा है, और R1 का उससे थोड़ा सा ज़्यादा मान निकलेगा, और R2 का सबसे ज़्यादा प्रतिरोध निकलेगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला देखेंगे 6 नंबर। दिए गए परिपथ में 4 ओम प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच विभव पात याद कीजिए। तो यहाँ 4 ओम और 6 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ 5 वोल्ट का लगा हुआ है। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको आई निकालना होगा। आई निकालने के लिए दोनों ओम को जोड़ेंगे तो आर का मान निकल के आता है 10। आर का मान आएगा 10, और यहाँ वोल्ट दिया हुआ है तो आई बराबर क्या हो जाएगा,
आई बराबर हो जाएगा वी बाय आर, वी बाय आर। तो वी का मान है 5 और आर का मान निकल के आया 10, तो इसका वैल्यू हो गया 1/2। आई का मान कितना आ गया, आई का मान आ गया 1/2। अब हमको विभव याद करना है, तो भी बराबर, और किसके लिए याद करना है, 4 ओम प्रतिरोध के टर्मिनल के लिए। तो भी बराबर हो जाएगा आई आर, तो आई आई के साथ आर का गुना हो जाएगा, तो प्रतिरोध 4 ओम लेना है, और आई अभी निकाले हैं 1/2, 5/10 था तो उससे 1/2 निकला, तो 2 से ये कटेगा, तो इसका आंसर 2 आएगा। तो 2 कहाँ है, सी नंबर में 2 हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न देखेंगे। जब शुष्क बूझे हुए चूने का क्लोरीनीकरण होता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में डैश बनेगा, तो चारों में से कौन सा बनेगा, शुष्क बूझे हुए चूना मतलब CaOH हॉल 2 को जब क्लोरीन से अभिक्रिया कराया जाएगा, क्लोरीन से अभिक्रिया कराया जाएगा तो CaOCl2 बनेगा और H2O बनेगा, H2O बनेगा। तो इससे ये निकल के आया व्यंजक चूर्ण बन के आया CaOCl2, इसी को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। 8 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। निर्जल सोडियम कार्बोनेट का उपयोग सोडा एसिड अग्निशामकों में किया जाता है। दूसरा है निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोला जाता है और क्रिस्टलन जल के 10 अणुओं वाले धोवन सोडा क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए उसका पुनः क्रिस्टलन किया जाता है। तो 1 नंबर कथन इसका, और 2 कथन दिया हुआ है, तो कौन सा सही होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका 1 नंबर कथन गलत हो जाएगा और 2 नंबर सही होगा। 1 नंबर अगर देखा जाए तो अग्निशामक में सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग नहीं होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग होगा। और दूसरा नंबर धोवन सोडा में Na2CO3 इंटू 10H2O मौजूद रहता है, 10H2O मौजूद, तो ये तो दिया हुआ है। लेकिन अग्निशामक में सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 का प्रयोग किया था, तो दूसरा कथन सही होगा और पहला कथन गलत होगा, तो इसका 1 नंबर आंसर हो जाएगा। अगला 9 नंबर देखेंगे। 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधों में गैसीय विनिमय में सहायक होता है। केंद्रक कोशिका झिल्ली, रक्षक कोशिकाएं, तो इसमें डी नंबर हो जाएगा रंध्र। रंध्र छोटे छोटे छिद्र को कहा जाता है, पादपों के कोमल वायवी भागों में पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। 10 नंबर प्रश्न देखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल याद करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा और तर्जनी क्रमशः डैश और डैश की दिशा में निरूपित करते हैं। तो फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम देखा जाए, अगर ये अंगूठा है, ये अंगूठा है, वाई अगर अंगूठा है और एक्स तर्जनी है, तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाएगा, मैग्नेटिक फील्ड को, और ये फोर्स को दिखाएगा अंगूठा, और जेड जो मध्यमा होगा, मध्यमा दिखाएगा विद्युत धारा को, आई को। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम के अनुसार तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को, मध्यमा विद्युत धारा को, और बल लगेगा अंगूठे की दिशा में, ऊपर की दिशा में, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, ए नंबर, बल अंगूठा और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। वृक्कों में मूत्र के निर्माण में शामिल दी गई तीनों प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिया गया है। ABCD दिया हुआ है, निस्यंदन, निष्कासन, चयनात्मक पुनः अवशोषण, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, निस्यंदन, चयनात्मक पुनः अवशोषण और निष्कासन। 12 नंबर देखेंगे। किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता से संबंधित है। ए नंबर है उनकी दिखावट के प्रति सचेतता, बी नंबर शरीर के विभिन्न हिस्सों पर बालों का बढ़ना, सी नंबर स्तन ग्रंथियों की वृद्धि, डी नंबर मुहासे युक्त तैलीय त्वचा। तो ये लड़कियों के लिए स्पेशल देखा जाए तो हो जाएगा स्तन ग्रंथियों की वृद्धि, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषक का सूचक है। किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषक का सूचक है। ए नंबर माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस, दूसरा है विब्रियो कोलरा, सी नंबर है साल्मोनेला टाइफी, डी नंबर है ई कोलाई कोलीफॉर। तो जल प्रदूषण का सूचक मतलब जल प्रदूषण को बताने वाला कि इसमें कितना जल प्रदूषण है, वो डी होगा इसका आंसर, कोलीफॉर।
कॉलीफॉर्म की मात्रा जहाँ ज़्यादा होगा वो प्रदूषित जल होगा, और जहाँ नहीं होगा वो स्वच्छ जल होगा। 14 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन से विद्युत मोटर के आर्मेचर के भाग हैं? तो चारों में तीन तीन ही ऑप्शन दिया हुआ है, चुंबक कुंडली और मृदु लॉक कोर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मृदु लॉक कोर आर्मेचर का भाग है। विभक्त वलय ब्रूस ये सब विद्युत मोटर का ही भाग। 15 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पाइसीकरण की क्रिया के समान होती है? तो चार ABCD दिया हुआ है। पित्तरस द्वारा क्षारीय माध्यम प्रदान किया जाना, पित्तरस एंजाइमों द्वारा स्टार्च के पाचन में सहायता, पित्तरस द्वारा अम्ल माध्यम प्रदान किया जाना, पित्त लवणों द्वारा बड़ी वसा गुलिकाओं को छोटी गुलिकाओं में विघटित किया जाना। तो पित्त का काम होता है वो बड़े वसई गुलिकाओं को छोटे छोटे कणों में तोड़ देना। तो इसका आंसर डी होगा, पित्त यकृत से निकलता है। तो 15 हो गया। अब आ जाते हैं 16 में। यहाँ एक चित्र दिया हुआ है, प्रिज्म है, और प्रिज्म में AB ओर से प्रकाश गुजर रहा है और CD से बाहर निकल जा रहा है। तो आपतित किरण और निर्गत किरण, आने वाला किरण और जाने वाला किरण क्रमशः कौन दिखा रहा है? तो AB आने आपतित किरण को दिखा रहा है और ये निर्गत किरण को दिखा रहा है। यहीं पर विचलन का भी घटना होता है। प्रिज्म से जब प्रकाश गुजरता है तो लाल रंग का सबसे कम विचलन और बैंगनी का सबसे ज्यादा होता है। तो 16 का C आंसर हो जाएगा, AB और CD। अब 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है? आणविक मतलब सूत्र में परमाणु संख्या किसका ज्यादा देखने के लिए मिलेगा? तो Ne का Ne ही रहेगा और Ar का Ar ही रहेगा। अगर S सल्फर को देखा जाए तो इसको लिखते हैं S8 आणविक सूत्र, और फास्फोरस को देखा जाए तो P4। तो S8 इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि सल्फर का ज्यादा परमाणु होगा और फास्फोरस का P4 ही होता है, तो इसका कम होगा। तो 18 नंबर प्रश्न देखेंगे, किन कारकों ने वैज्ञानिकों को तत्वों के वर्गीकरण की ओर अग्रसर किया? तो तत्वों का जब वर्गीकरण किया गया, जो आज हम लोग आधुनिक पीरियोडिक टेबल देखते हैं, तो वो किन आधार पर किया गया था? तत्वों के संश्लेषण की विभिन्न विधि, तत्वों के विभिन्न स्रोत, तत्वों के विभिन्न गुण। तो ये तीनों के कारण ए इसका आंसर सही हो जाएगा। डॉबरेनर ने त्रिक नियम से स्टार्ट किया और आज मोसले द्वारा परमाणु संख्या के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी को दिखाया जाता है, पीरियोडिक टेबल को, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। डॉबरेनर ने त्रिक नियम दिया था, न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था, और मेंडलीव द्वारा पहली बार आवर्त सारणी का सही निर्माण किया गया था, उनका परमाणु भार के आधार पर था, और मोसले ने परमाणु संख्या के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया। 19 नंबर देखेंगे, एक गोलीय दर्पण के फोकस और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी वक्ता त्रिज्या r के पदों में डैश के बराबर होगी। तो ये हो जाएगा फोकस और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी r/2 हो जाएगी, डी नंबर इसका आंसर। अगर फोकस C और F की बात करें तो C और F के बीच की दूरी r/2 हो जाएगा, क्योंकि C से लेकर के P तक, ध्रुव से लेकर के वक्ता केंद्र तक की दूरी को त्रिज्या बोला जाता है, पूरा त्रिज्या होता है। तो उसको अगर आधा करेंगे तो फोकस से लेकर के वक्ता केंद्र के बीच की दूरी होगी, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखेंगे, एक वस्तु अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित होता है। तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होगा? अगर एक उत्तल लेंस को देखा जाए, अभिसारी लेंस को, तो यू इधर, मतलब वस्तु इधर रहता है और प्रतिबिंब जाकर के इस साइड बनेगा, दाहिने साइड। तो यू यहाँ है, -25 हो जाएगा, और भी जो प्रतिबिंब होगा ये 30 हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। आवर्धन का अगर बात किया गया है, आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर v/u। ये सही से लिखा नहीं रहा है, तो v का मान है 30 और m का मान होगा -25, m बराबर होता है v/u। v का मान आ जाएगा 30 सेंटीमीटर और u का जो मान होगा वो -25 होगा। वस्तु की दूरी बाईं ओर रहता है, इसलिए उसमें माइनस लगेगा, दाहिनी ओर जो भी रहेगा वो प्लस कर पाएंगे। जब ये इसको कटाएंगे 6/5, तो -6/5 इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, -6/5। 21 नंबर प्रश्न देखेंगे, कोई भी अभिक्रिया जो अविलेय अवक्षेप उत्पन्न करती है उसे डैश कहा जा सकता है? अवघटन, रेडॉक्स, विस्थापन, अवक्षेपन। तो जो अवक्षेप उत्पन्न करता है उसको अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहा जाता है? अवक्षेपन अभिक्रिया कहा जाता है। अवक्षेपन अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया कहा जाता है जिसमें अभिक्रिया होने के बाद कोई ठोस पदार्थ बने, तो उसको अवक्षेप अभिक्रिया कहता है। 22 नंबर प्रश्न है, किसी दिए गए प्रतिरोध R को 2 बराबर भागों में काटा जाता है और प्रत्येक भाग का प्रतिरोध ज्ञात करें। तो R बराबर रो L/A होता है,
अगर एक नया प्रतिरोध ले लें R डैश, तो रो एल बाई ए, इसको अगर 2 से भाग दिया जाए तो इतने सारे रो एल बाई ए आर ही कहलाएगा, आर और आर बाई 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर आर बाई 2 हो जाएगा, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीले काले रंग की उपस्थिति के कारण की सही व्याख्या करता है। तो नीचे जो चित्र दिया है उसको देखेंगे हम। यहाँ पर आयोडीन कुछ गिराया जा रहा है और यहाँ पर आलू का रस है। जब आलू के रस में क्या पाया जाता है जिसके कारण आयोडीन गिराया जा रहा है, तो उसका कलर क्या होगा। तो 4 ऑप्शन दिया है। आयोडीन में स्टार्च पाया जाता है, आयोडीन आलू रस में स्टार्च पाया जाता है, और जब आयोडीन की मात्रा ऊपर से गिराया जा रहा है तो स्टार्च में जैसे ही आयोडीन जाएगा तो वो नीला काला हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, सी नंबर अगर देखा जाए इसका आंसर, कि आलू के रस में स्टार्च होता है जो आयोडीन मिलाने पर नीला काला हो जाता है। आलू के रस में स्टार्च पाया जाता है, उसमें जब आयोडीन गिराएगा तो वो नीला करेगा। ये स्टार्च की जांच करने की प्रक्रिया है, स्टार्च को पहचानने का प्रक्रिया है। जिस पदार्थ में स्टार्च पाया जाएगा, आयोडीन मिलाया जाए तो वो नीला काला आ जाएगा। यहाँ पर सारे प्रश्न समाप्त होते हैं।